हेलो साथियों, आज हम आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बताने जा रहे हैं। निर्णय 27 फरवरी 2025 को हुआ है। पीसी एक्ट की धारा 7, 8, 13(1)(a), 13(1)(b), 13(2) से संबंधित है। केस का नाम है दिलीप भाई नानूभाई संघानी बनाम गुजरात राज्य। साथियों, इसमें जो अभियुक्त हैं गुजरात सरकार में मंत्री थे और जब मामला बनाया गया तो इन पर आरोप यही लगा था कि राज्य मंत्री होते हुए इनके द्वारा जो सरकार की 2004 की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी का पालन नहीं किया और बहुत कम कीमत पर जलाशय के अधिकार दिए ने पट्टा दिए, इस प्रकार का आरोप है। साथियों, मामले के तथ्य भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये तो हमने आपको आरोप बता दिया, अब मामले के तथ्य क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि 30/6/2008 कब की बात है? 30/6/2008 को 12 जलाशय और 30/7/2008 को ही 38 जलाशय, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 50 जलाशय हो गए। 50 जलाशयों को अपसेट मूल्य पर आवंटित करने हेतु निविदा पद्धति से अधिकृत किया गया। मतलब इन 50 जलाशयों का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन पट्टा कैसे होगा? निविदा यानी टेंडर पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सरकार की आखिर पॉलिसी क्या थी जिसका उल्लंघन हुआ है, यह भी जानना जरूरी है। तो सरकार की पॉलिसी से संबंधित है FDX-112003-16488। इसमें जो काश्तकारी नीति जिसका संकल्प हुआ था, किस तारीख को संकल्प हुआ था? संकल्प हुआ था 25/2/2004 को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके द्वारा इस प्रकार से नीति जो बनाई गई थी उसको संकल्पित 25/2/2004 को किया गया था। क्या किया गया था? इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे जलाशय जो 200 हेक्टेयर से अधिक हैं, मतलब जिनमें 200 हेक्टेयर से अधिक है, तो उनका जो टेंडर डलेगा उस जो अधिक बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा। किसको? अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। ऐसा संकल्पित हुआ था। साथ ही साथ यह भी प्रावधान था इसमें कि राज्य सरकार को संकल्प का खंड क्रमांक 25 सब क्लॉज 6 और 7 में विशेष प्रावधान है। क्या है? विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान कैसे हैं? विशेष प्रावधान के अनुसार विशेष मामलों में एकाधिकार में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। यानी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास छूट देने की एक अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार छूट दे सकती है और यह शक्ति राज्य सरकार में किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। कौन दे सकता है? मैन मुख्यमंत्री के पास है। अब साथियों, जो गुजरात सरकार प्रक्रिया नियम 1990 है। क्या है? 1990 की जो अनुसूची सेकंड है कि अनुसूची सेकंड है,
जिसका बिंदु क्रमांक 14, बिंदु क्रमांक कितना, बिंदु क्रमांक 14। नीति या व्यवहार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल करने वाले प्रस्ताव। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो 14 है उसमें ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि किसी पॉलिसी या व्यवहार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले प्रस्ताव सम्मिलित हैं। उसके बाद जो बिंदु क्रमांक 75 है, बिंदु क्रमांक 75 परिषद मंत्रिमंडल द्वारा पहले लिए गए निर्णय में परिवर्तन करने, यानी पहले जो निर्णय लिए गए हैं, पहले लिए गए निर्णय में परिवर्तन करने या उसे उलटने के प्रस्ताव, यानी बिंदु क्रमांक 75 में है। अब बात आती है जो हमारे इस केस के अभियुक्त हैं, जो इस केस के अभियुक्त हैं इनके पास भू किराएदारी नीति के प्रस्ताव के बदलने के अधिकार नहीं थे। मतलब भू किराएदारी नीति जो है, भू किराएदारी नीति है, इसके प्रस्ताव को बदलने का अधिकार नहीं था। यानी प्रस्ताव जो था, प्रस्ताव के बदलने का अधिकार नहीं था। जो मंत्री जी हैं उनके पास अधिकार नहीं था बदलने का। अब साथियों होता क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन बटन नहीं दबाया है वो भी दबा दें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, जब इनके पास भू किराएदारी नीति प्रस्ताव बदलने का अधिकार नहीं था, फिर भी जो आरोप लगे हैं, फिर भी अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए, यानी जो प्राधिकार है, यानी प्राधिकार जो अधिकार प्राप्त है, प्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए 30/6/2008 और 30/7/2008 को जो 12 और 38 कुल 50 जलाशय हैं थे, जलाशयों के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कार्य करते हुए निविदा पद्धति को अधिकृत करने के अलावा स्वयं ही फाइलों पर नोट लगा दिए ताकि वे उल्टे मूल पर आवंटन कर सके। यानी स्वयं के द्वारा नोट लगा दिया गया, यानी जो मंत्री जी थे उनके द्वारा स्वयं के द्वारा नोट लगा दिए गए। क्या कर दिए गए? नोट लगा दिए गए ताकि वे कम मूल्य पर आवंटन कर सकें। और तत्कालीन मंत्री जो आरोपी हैं, इसमें जो तत्कालीन मंत्री श्री दिलीप भाई, सचिव, तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार, एस सुतारिया, इसके बाद उप सचिव श्री बीटी खराड़ी और तत्कालीन उप सचिव श्री के एल ताबियार, अनुभाग अधिकारी श्रीमती चंद्रिका बेन और उप अनुभाग अधिकारी
श्री पीसी भट्ट की मदद से, इतने लोगों की मदद से मंत्री जी के द्वारा 5/7/2008 को 12 जलाशयों को, कितने, 12 जलाशयों को 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपसेट मूल्य पर पट्टेदारों को आवंटित करने का निर्णय लिया। किस मूल्य पर, अपसेट मूल्य पर, अपसेट मूल्य पर पट्टेदारों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। किसको, पट्टेदारों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। और 4/8/2008 को 38 जलाशयों को अपसेट मूल्य पर 5 साल के लिए आवंटित करने का, पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथियों, जो मौजूदा फाइल है, अगर देखी जाए, जो मौजूदा फाइल है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है 38 जलाशय के पास मौजूदा फाइल में विभाग के जो उपसचिव श्री बीडी खराटी ने दिनांक 1/8/2008 को खंड पृष्ठ क्रमांक के उपरोक्त नोट के निर्देशानुसार एन से 8N तक के नोट दिनांक 1/8/2008 में एकाधिकार नीति संकल्प खंड क्रमांक 25/6/7 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को विशेष प्रकरणों में एकाधिकार नीति में छूट देने का अधिकार है, ताकि जलाशय के पट्टे संबंधी आदेश जारी करने से पूर्व मामलों का सम्मान किया जाए। मामले को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने का स्पष्ट उल्लेख था उस फाइल विभाग के उपसचिव। इसमें जो भी हमने आपको अधिकारी बताए हैं, जो भी आवंटन में सहयोगी थे, उन सबको भी इसमें आरोपी बनाया गया। क्या किया गया, उन सबको भी इसमें आरोपी बनाया गया। साथियों, गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक, गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/9/2008 के अनुसार 2/12/8 से सभी पट्टे रद्द कर दिए गए। यानी जो पट्टे इनके द्वारा आवंटित किए गए थे वो सभी पट्टे क्या कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। किसके द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिए गए। इस प्रकार सरकार को 1 वर्ष के पट्टे की कुल राशि, यानी 1 वर्ष के पट्टे की कुल राशि 26,36,835 अर्जित हुई। कितनी अर्जित हुई, 26,36,835 अर्जित हुई, यानी प्राप्त हुई। तथा जलाशयों का 1 वर्ष का पट्टा निविदा प्रक्रिया से देने पर, यानी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी देने पर, निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी देने पर 4,47,29,738 रुपए अर्जित हुए। यानी इतने रुपए अर्जित हुए। अर्थात 1 वर्ष की अवधि में 4,20,92,903 रुपए का अंतर प्रतीत होता है। कितना अंतर प्रतीत होता है, देखिए 1 वर्ष में कुल राशि 26,36,835 रुपए अर्जित हुई, जबकि
निविदा प्रक्रिया से देने पर 4,47,00,000 29,000 यानी 29,738 रुपए अर्जित किए। और इस प्रकार से जो अंतर बन रहा है, यानी कि इसमें से इसको लेस किया तो 4,20,92,903 रुपए का क्या है, अंतर है। ये अंतर है। उपरोक्त जलाशयों के पट्टे 5 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए थे, अतः 5 वर्षों की अवधि के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए कितने, 5 वर्ष के लिए दिए गए थे। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए 21,64,65,515 रुपए का अंतर। कितना, 21,04,64,515 रुपए का अंतर दिखाई देता है। कितना देता है, देखिए एक साल में जब इतना है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 21,04,64,515 रुपए का अंतर दिखाई देता है। इस कार्य में, इस प्रकार की जो कार्य है इसमें 5/7/2008 को 12 और 4/8/2008 को 38 जलाशयों के पट्टे अपसेट मूल्य पर दिए गए थे। क्या किए गए थे, पट्टे दिए गए थे। निरस्त कब कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए हैं 2/12/2008 को निरस्त कर दिए गए। अतः समय अंतर को देखते हुए 12 जलाशयों का वार्षिक अंतर, देखते हुए समय को देखते हुए 12 जलाशयों का वार्षिक अंतर, जो 12 जलाशय हैं, वार्षिक अंतर 3,25,92,681 रुपए और 5 माह का 3,25,92,681 रुपए। इसमें से 5 माह का हो गया 1,35,80,283। 1 साल का ये हो गया और 5 माह का 1,35,80,283 हुआ। साथ ही 38 जलाशयों का वार्षिक अंतर, जो 38 जलाशय हैं, ये तो 12 का हुआ है, 12 जलाशय। इस प्रकार जो 38 जलाशय हैं, देखिए पहले 12 जलाशय पट्टे पे दिए गए हैं, फिर 38। 12 जलाशय का बता दिया कि भाई 1 वर्ष का कितना है, 3,25,92,681 और इसमें 5 माह का 1,35,80,283। इसी प्रकार जो 38 जलाशय हैं उनका भी अंतर है। 38 जलाशयों का 1 वर्ष का है 95,222। कितना, 95,222 और 4 माह का 32,06,740 रुपए। यानी कुल अंतर देखा जाए, कुल अंतर 1,67,000 1,67,87,023 इतना कुल अंतर है। प्रतीत होता है कि पट्टेदारों को लाभ हुआ और सरकार को नुकसान हुआ। मतलब जो पट्टे दिए गए अपसेट मूल्य पर, उससे जो पट्टेदार हैं, पट्टेदारों को क्या हुआ, लाभ हुआ और सरकार को नुकसान हुआ। क्या हुआ, सरकार को नुकसान हुआ।
पट्टेदारों को लाभ हुआ, सरकार को नुकसान हुआ। इस प्रकार आरोपी मंत्री जो थे और तत्कालीन सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी, उप अनुभाग अधिकारी, इन सब के खिलाफ अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 5 साल के लिए सरकार को 21 करोड़, कितना, सरकार को 21 करोड़ 4,64,515 रुपए का क्या किया, इनने भुगतान किया। तो इस प्रकार से जो नीति थी 2004 की, उसका उल्लंघन हुआ और फिर मामला पंजीबद्ध किया गया। क्या किया गया? मामला पंजीबद्ध किया गया। साथियों, मत्स्य विभाग द्वारा तैयार की गई जो नीति थी, अब जो ये नीति है, पॉलिसी जो 2004 की है, मत्स्य विभाग द्वारा तैयार की गई उक्त नीति को मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस पॉलिसी में आदिवासी क्षेत्रों में जो पॉलिसी है, थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में और डिटेल में हम आपको बता देते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जजमेंट है, इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, मत्स्य विभाग द्वारा तैयार की गई जो यह नीति थी, जो पॉलिसी थी, मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस नीति में जो ये पॉलिसी थी, इसमें आदिवासी क्षेत्रों में जलाशयों के लाभकारी आवंटन की बात कही गई थी। क्या कही गई थी? आदिवासी जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जलाशयों के लाभकारी आवंटन की बात कही गई थी। 20 हेक्टेयर तक व्यापक विज्ञापन देने के बाद स्थानीय आदिवासी व्यक्तियों को एक तरफा कीमत पर 21 से 200 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र वाले स्थानीय आदिवासी समितियों को, इसके अभाव में व्यक्तियों को, या 200 से 1000 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र वाले जलाशयों पर भी लागू होता है। लेकिन वैकल्पिक उपाय केवल इच्छुक स्थानीय समाज की अनुपस्थिति के मामले में उपयोजना के तहत समितियों को अनुदान का हकदार बनाता है। आदिवासी क्षेत्र के भीतर 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशयों को भी एक तरफा कीमत पर आवंटित किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया केवल आदिवासी क्षेत्रों के बाहर के जलाशयों में ही अनिवार्य है, जिसमें आदिवासियों और समाज के लिए आरक्षण एवं छूट का प्रावधान है। विभिन्न जलाशयों के स्थान या क्षेत्र के बारे में कोई जांच नहीं मिली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके लिए अनुदान दिया जाता है। जो भी हो, भले ही अनुदान सभी गैर आदिवासी क्षेत्रों में दिया गया हो, फिर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों के तथ्य अनुपस्थित हैं। साथियों, इस प्रकार से जो आरोप लगे, आरोप लगने के बाद कोर्ट में मामला पहुंचता है। जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो साथियों, जो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। पहले अपील कहाँ होगी? जिला न्यायालय में, विशेष न्यायाधीश के यहाँ। पहले विशेष न्यायाधीश वहां अपील की। जब यहां से अस्वीकार हो गई, तब अपीलकर्ता कहां पहुंचे? हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। यहां भी अस्वीकार हुई अपील। फिर पहुंचे हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पहुंचे हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। अपीलकर्ता जो इस केस के अपील करता है, इस केस के जो अपील करता है, गुजरात राज्य सरकार में मंत्री थे। क्या थे? गुजरात राज्य सरकार में मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे, जिनके इस्तीफे के बाद, यानी इनने इस्तीफा दिया। क्या दिया?
इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यानी इस्तीफा देने के बाद ही फिर पीसी एक्ट के तहत, इन सेक्शन के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोप हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है कि अवैध रिश्वत प्राप्त करने से, साथियों इसमें जो आरोप लगाए गए थे, आरोप हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है कि अवैध रिश्वत प्राप्त करने के इरादे से जयंत कुमार अरोड़ा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दिनांक, साथियों इसमें कहा गया है कि आरोप हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है। हस्ताक्षर आज के समय में डिजिटल साइन होने लगे हैं। आरोप हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है। आरोप जो है, आरोप हस्ताक्षर सत्यापित नहीं कि अवैध रिश्वत प्राप्त करने के इरादे से, अवैध रिश्वत प्राप्त करने के इरादे से जयंत कुमार अरोड़ा, जयंत कुमार अरोड़ा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दिनांक, इनके द्वारा क्या किया गया था, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 2025 में दूसरा महीना 27, यानी 27 फरवरी 2025, 17, 24, 34। कारण वन संक्षिप्तता के लिए अधिनियम पृष्ठ क्रमांक 1 का 30 राज्य में निहित जलाशयों में मछली पकड़ने के ठेके सरकार की नीति का पालन किए बिना आवंटित किए गए थे। जो आरोप हमने आपको बताया था कि आरोप यही है कि जो पट्टे दिए गए थे, कैसे दिए गए थे, सरकार की जो नीति थी, नीति का पालन किए बिना आवंटित किए गए थे। निविदा कार्रवाई को अनिवार्य करना है। साथियों इसमें जो निविदा कार्रवाई थी, उसको, जो सरकार की नीति है उसमें निविदा कार्रवाई कंपलसरी की गई और जो अधिक बोली लगाएगा उसको उस चीज का पट्टा दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार की नीति थी उसका पालन नहीं किया गया। अपील करता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपील करता है वर्तमान केस के, अपील करता हमारे सामने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रहा है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश की चुनौती दे रहा है। कहां पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो अपील करता है, अपील करता अभियुक्त है, जो उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर हुआ है उस आदेश की चुनौती कौन दे रहा है? अपील करता। कहां पर दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यानी उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्रवाई यानी जो पीसी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है उस अपराध को रद्द करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो इस फैसले के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई? अपील की गई। शिकायतकर्ता यहां पहला प्रतिवादी जो अन्य बातों के साथ साथ मछली के व्यापार में लगा हुआ है। अब देखिए साथियों, यहां हम एक चीज आपको बता दें कि जब बात सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पर अपील करता कौन है? अभियुक्त है, जो राज्य मंत्री थे वो हैं। तो ये यहां पर वादी हो गए और जिसने शिकायत की थी, शिकायतकर्ता क्या हो गए? यहां पर प्रतिवादी हो गए। तो साथियों शिकायतकर्ता
यहां पहला प्रतिवादी जो अन्य बातों के साथ साथ मछली के व्यापार में लगा हुआ है, जो शिकायत करता है इस मामले का, ये मछली के व्यापार में लगा हुआ है। क्या करता है? मछली का व्यापार करता है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर मछली पकड़ने के ठेके प्राप्त करने का इच्छुक था। यानी ये भी जो टेंडर प्रक्रिया है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर के ठेका प्राप्त करना चाहता था और मछली पकड़ने के लिए ठेके प्राप्त करने का इच्छुक था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि निविदा प्रक्रिया सफल बोलीदाताओं को अनुदान में परिणत हुई, जिससे स्पष्ट रूप से राज्य के लिए अधिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि अभियुक्त संख्या 1 से 7 ने ऐसे लोगों को अनिवार्य अनुदान देकर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया, जिन्होंने अनुदान से प्राप्त आय से मांगी गई राशि का भुगतान करने का वादा किया था। जो शिकायत करता है उसके द्वारा 1 से, इसमें कुल 7 आरोपी हैं। 7 आरोपी पर यही आरोप है कि उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए क्या किया गया है? आय प्राप्त की गई, अवैध लाभ प्राप्त किया गया। क्या किया गया? अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। अपीलकर्ता जिसे अभियुक्त संख्या 2 के रूप में आरोपित किया गया है, इसमें जो अपील करता है यानी अभियुक्त है, इसको आरोपी क्रमांक 2 से क्या किया गया है? आरोपित किया गया। अभियुक्त संख्या 2 के रूप में आरोपित किया गया था, ने दावा किया कि अनुदान आदिवासी समुदाय की मदद के लिए दिए गए थे और राज्य की उदारता का लाभकारी वितरण समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को अवैध लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के किसी भी इरादे से नहीं किया गया था। मतलब जो आरोपी क्रमांक 2 है, इनका तर्क यही है कि जो अनुदान आदिवासी समुदाय की मदद के लिए दिए गए थे और राज्य की उदारता का लाभकारी वितरण समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को अवैध लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के किसी भी इरादे से नहीं है। यानी अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, अवैध लाभ प्राप्त नहीं करने के लिए पट्टे आवंटित किए गए थे, ऐसा कोई इरादा नहीं था अवैध लाभ प्राप्त करने का। साथियों, अब बात फिर वहीं आ जाती है कि मामला कहां पहुंचा होगा। सबसे पहले विशेष न्यायाधीश, यानी जो केस के विचारण कोर्ट है, विशेष न्यायाधीश ने उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया। यानी कि जो आरोपी क्रमांक 2 हैं, इनके द्वारा उन्मोचन यानी डिस्चार्ज, किस चीज का आवेदन लगाया गया? डिस्चार्ज का आवेदन लगाया गया और यह आवेदन अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। जैसे सीआरपीसी की धारा 482, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, यानी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वहां पर भी अस्वीकार हो गई। क्या हो गई? अपील अस्वीकार हो गई। अपील हाई कोर्ट में भी अस्वीकार हो गई। उसके बाद अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता, जो कि दूसरा आरोपी है, के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए रत्ती भर भी सामग्री नहीं है। यहां पर अधिवक्ता हैं जो किसके? अपीलकर्ता के। इनके द्वारा कहा गया कि जो चार्जशीट है, एफआर है, उसमें एक रत्ती भर भी सामग्री नहीं है, यानी रत्ती भर भी सामग्री नहीं है पीसी एक्ट से संबंधित। जो अपील करता है यानी अभियुक्त क्रमांक 2 है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए रत्ती भर भी सामग्री नहीं है।
शिकायतकर्ता ने अनुदान रद्द करने के लिए रिट याचिका के साथ वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली पहली शिकायत बहुत बाद में वर्ष 2012 में की गई थी। साथियों, ये जो शिकायत करता है, जो अपीलकर्ता अभियुक्त क्रमांक 2 के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा पहला पॉइंट यही दिया गया कि रत्ती भर भी सामग्री नहीं है। फिर कहा गया कि शिकायतकर्ता ने अनुदान रद्द करने के लिए रिट याचिका के साथ वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यानी कि अनुदान रद्द करने के लिए सन 2008 में रिट याचिका हाई कोर्ट गुजरात में लगाई थी। उसके बाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली पहली शिकायत कब की थी? पहली शिकायतकर्ता ने की थी 2012 में। कब की थी? 2012 में की थी। वह भी केवल राज्य मंत्री के खिलाफ। किसके खिलाफ की थी? केवल राज्य मंत्री के खिलाफ शिकायत की थी। साथियों, इसमें जो अभियुक्त क्रमांक 2 है, उनके अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जो सामग्री उसमें रत्ती भर भी इस प्रकार के सामग्री नहीं है जिससे कि अभियुक्त क्रमांक 2 के अगेंस्ट पीसी एक्ट का मामला बने। और साथियों, जो शिकायत करता है उसके द्वारा 2008 में अनुदान रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी और पहली शिकायत फिर शिकायतकर्ता के द्वारा 2012 में की गई थी। वो शिकायत केवल राज्य मंत्री के खिलाफ की गई थी। किसके खिलाफ की गई थी? केवल राज्य मंत्री के खिलाफ की गई थी, जो कि इसमें आरोपी हैं। बाद में विशेष अदालत ने आरोपी को समन जारी किया। और विशेष अदालत ने, साथियों, फिर बाद में होता क्या है, समन जारी किया गया और धारा 7, 8, 13 1A 13, धारा 7, 8, 13 1A 13 1D 13 2 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। यानी चार्ज कितना, कौन सी धाराओं का लगा है? चार्ज यानी आरोप। इस मामले में चार्ज यानी आरोप इन धाराओं का लगाया गया है। एक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिसमें स्पष्ट रूप से पाया गया कि दूसरे आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था। एक जांच रिपोर्ट हुई। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त के खिलाफ दूसरे आरोपी क्रमांक 2 हैं, जो आरोपी क्रमांक 2 हैं, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। क्या नहीं था? मामला नहीं था, कोई मामला नहीं था। जांच रिपोर्ट में या जांच दल द्वारा पूछताछ किए गए व्यक्तियों से दर्ज बयानों में यह आरोप भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने अनुदान जारी करने के उद्देश्य से रिश्वत मांगी या स्वीकार की। जो अपील करता है उनके द्वारा रिश्वत मांगी या स्वीकार की गई हो। साथियों, जो बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ किए गए व्यक्तियों से दर्ज बयानों में यह आरोप भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने अनुदान जारी करने के लिए रिश्वत राशि की मांग की हो या उसे स्वीकार किया हो। पूर्व निर्धारित मूल्य पर दिया गया अनुदान पाधर आदिवासी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए था। यानी पूर्व में जो निर्धारित मूल्य था उसी पर पाधर आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुदान दिया गया था, जो कि मत्स्य विभाग द्वारा तैयार की गई नीति के तहत संभव हुआ है, जैसे कैबिनेट और मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, जैसा कि जांच रिपोर्ट में भी पाया गया है। साथियों, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार उच्च न्यायालय ने, जो इस मामले में अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि
कि एक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक समान आवेदन में दो मामलों में उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में दो मामलों में भी गलती की है। एक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक समान आवेदन में पिछले निर्णय के अनुसार उसी आधार पर बाद में चुनौती दिए जाने पर न्यायालय के सामने पिछले आदेश से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद आरोप मुक्ति के लिए उचित आवेदन दायर करने की विशेष रूप से स्वतंत्रता दी थी। जो उच्च न्यायालय में जब मामला पहुंचा था तो उस समय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश यानी कि सिंगल बेंच एकल न्यायाधीश यानी सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद आरोप मुक्त के लिए उचित आवेदन दायर करने की विशेष रूप से स्वतंत्रता दी थी, जबकि यह भी माना था कि उस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा की गई दूसरी गलती, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखे बिना और अभिलेखों की उचित जांच किए बिना भ्रष्टाचार के निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में है। यानी दो प्रकार की गलती। पहली चीज क्या थी? पहली चीज में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पिछले आदेश में यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के जो विद्वान एकल न्यायाधीश हैं उन्होंने याचिकाकर्ता को आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद आरोप मुक्त के उचित आवेदन दायर करने की विशेष स्वतंत्रता दी थी। उचित आवेदन दर्ज करने की एक विशेष स्वतंत्रता दी थी, जबकि यह भी माना था कि उस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं है। उस स्तर पर किसी प्रकार का अच्छा हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है। दूसरी गलती है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है के द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखे बिना और अभिलेखों की उचित जांच किए बिना भ्रष्टाचार के निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में है। विशेष रूप से आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज किए गए जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि सरकार के विभाग द्वारा दिए गए अनुदानों में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। यानी कि आरोप पूर्व भी बयान दर्ज हुए हैं। क्या हुए हैं? आरोप पूर्व बयान दर्ज हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या हुए हैं? आरोप पूर्व भी बयान दर्ज किए गए हैं। क्या किए गए हैं? आरोप पर साक्ष्य दर्ज किए गए हैं जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि सरकार के विभाग द्वारा दिए गए अनुदानों में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, जो कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों विशेष रूप से आदिवासी समूहों को राज्य की उदारता का वितरण सुनिश्चित करने के लिए था। नीति के उल्लंघन का आरोप या निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल एक अनुदान दिए जाने से अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। मतलब इसमें कहा गया है कि केवल एक अनुदान अगर दे दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अगर एक नीति के उल्लंघन का आरोप या निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल एक अनिवार्य अनुदान दिए जाने से एक अनिवार्य अनुदान दिए जाने से अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्या नहीं लगाया जा सकता? भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जिसमें कहा गया है कि एक अनिवार्य अनुदान दिए जाने से अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि नीरज दत्ता बनाम राज्य, जो नीरज दत्ता का केस था, माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीरज दत्ता बनाम राज्य, दिल्ली के एनसीटी में 4 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा माना गया। दिल्ली के एनसीटी 4 यानी ये दिल्ली एनसीटी 4
इसमें 5 कितने थे? 5 न्यायाधीश। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा माना गया। यह भी तर्क दिया गया कि संदेह जो न्यायालय को बिना मुकदमे के आरोपी को बरी करने से रोकता है, जो कि 2023 4 SCC 731 पृष्ठ 5 में से 30 को कुछ सामग्री पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामग्री पर आधारित होना चाहिए, जो न्यायालय को प्रथम दृष्टया विचार करने के लिए पर्याप्त है कि अपराध किया गया। यानी कि इस प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए जो न्यायालय को यह प्रतीत हो कि प्रथम दृष्टया अपराध किया गया। जैसा कि दीपक भाई जगदीश चंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य में कहा गया है। यह तर्क देने के लिए सज्जन कुमार बनाम, एक जजमेंट और है, सज्जन कुमार बनाम CBI पर भी भरोसा किया गया है कि गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह के आधार पर प्रथम दृष्टया राय नहीं बनाई जा सकती। इन मामलों में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया राय नहीं बनाई जा सकती। साथियों, शिकायतकर्ता की ओर से अभी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए। अब साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायतकर्ता की ओर से भी तर्क दिए गए। शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पीसी एक्ट की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा गया कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक धारणा है और वर्तमान मामले में राज्य मंत्री द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। इसमें कहा गया कि वैधानिक धारणा है और राज्य मंत्री के द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। क्या की गई है? रिश्वत की मांग की गई है। जैसा कि जांच रिपोर्ट में दर्ज बयानों से स्पष्ट है, जैसा कि जो दर्ज बयान है उनसे स्पष्ट है, जो शिकायतकर्ता की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए उसमें कहा गया कि जो 20 की धारा, पीसी एक्ट की धारा 20 अवधारणा करती है, उसमें राज्य मंत्री द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। इस प्रकार के तथ्य मौजूद हैं और बयानों में भी यह बात आई है। नीरज दत्ता का जो केस है, नीरज दत्ता को यह आग्रह करने के लिए उद्यत किया गया है कि प्रत्यक्ष मौके के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, मतलब जो नीरज दत्ता का केस है इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अदालत आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य सहित उपलब्ध सबूतों से निष्कर्ष निकाल सकती है। अभाव में किससे निकाल सकती है? परिस्थितिजन्य सहित उपलब्ध सबूत, जो परिस्थितिजन्य सबूत होते हैं उनके आधार पर भी न्यायालय क्या कर सकती है? निष्कर्ष निकाल सकती है। यानी प्रत्यक्ष मौके के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में न्यायालय परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर भी
क्या कर सकती है, निष्कर्ष निकाल सकती है। नीति विचलन आरोपी के लालची इरादे का स्पष्ट संकेत है। मतलब जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि नीति विचलन आरोपी के लालची इरादे का स्पष्ट संकेत है। लालची इरादे का स्पष्ट क्या है, संकेत है। राज्य की कीमत पर अवैध रूप से लाभ कमाने का जिसे स्पष्ट रूप से भारी नुकसान हुआ है। साथियों, राज्य की जो कीमत है उससे लाभ कमाया गया, जिससे भारी नुकसान राज्य को हुआ है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जांच दल द्वारा दर्ज किए गए बयानों का हवाला दिया जो विस्तृत रिपोर्ट में उपलब्ध है, और जो बयान थे उनका भी हवाला दिया गया जो कि रिपोर्ट में उपलब्ध है। क्या है, रिपोर्ट में उपलब्ध है। उनका तर्क है कि मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है और इस स्तर पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले का अचानक बंद नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहा गया कि इसमें मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। उनके तर्क है कि मांग किए जाने की डिमांड का आरोप लगाया गया है, और इस प्रकार से जो सीआरपीसी 482 है, यानी अब तो नए कानून लागू हो चुके हैं, सीआरपीसी 482 के तहत मामले को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। यह तर्क प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा। साथियों, जो पिछले निष्कर्ष हैं, पिछले निर्णय, यानी जब मामला उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाईकोर्ट में था, उच्च न्यायालय के पिछले निष्कर्षों में से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के द्वारा देखा गया और कहा गया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्या बनता है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अभी भी प्रासंगिक है और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यानी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय, यानी जो विशेष न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा पाया गया कि प्रथम दृष्टया, विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई और जांच दल के 3 पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। यानी जो शिकायतकर्ता है इससे पूछताछ की गई है, और जो जांच दल है उसके 3 सिपाही हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई और जांच दल के 3 पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। जांच रिपोर्ट को देखते हुए न्यायालय ने आरोप मुक्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला है। यानी जो उच्च न्यायालय ने क्या किया है, प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यह निकाला है कि अस्वीकार, जो प्रार्थना है उन्मुक्त करने की, आरोप मुक्त करने की जो प्रार्थना है, इसको अस्वीकार किया गया है। क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया। सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अस्वीकार किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया गया है, जिसमें अवैध अनुदानों को रद्द कर दिया गया था और राज्य को उचित निविदा प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है अस्वीकार करने का, यानी कि उन्मुक्त करने का, मुक्त करने का, जो अस्वीकार करने का जो ऑर्डर हुआ है, यह ऑर्डर एक उस आदेश पर भरोसा किया गया है जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस प्रकार के पट्टे जो जारी किए गए हैं वो रद्द किए जाते हैं। सरकार की स्पष्ट नीति में राज्य परियोजनाओं के वितरण के लिए निविदा प्रक्रिया अनिवार्य थी, जिससे मंत्री या विभाग विचलित नहीं हो सकते थे। मंत्री के आदेश के तहत ही विभाग ने निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया। निविदा प्रक्रिया का सहारा लिए बिना अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की। साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार की स्पष्ट नीति में, जो सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है,
उसमें क्या होगा, निविदा डालेंगे। क्या होगा, निविदा डालेंगे, यानी टेंडर डालेंगे। क्या करेंगे, टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। सरकार की स्पष्ट नीति में राज्य परियोजनाओं के वितरण के लिए निविदा प्रक्रिया अनिवार्य थी, जिससे मंत्री या विभाग विचलित नहीं हो सकते थे। अब मंत्री ने आदेश दिया, उसकी पालना तो की जाएगी। मंत्री ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, मंत्री ने आदेश दिया, आदेश के तहत ही विभाग ने निविदा प्रक्रिया का सहारा लिए बिना अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि निविदा प्रक्रिया के बिना ही अनुदान देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अनुदान देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर 482 का प्रयोग करने से समाज में गलत संदेश जाएगा। क्या जाएगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। इस प्रकार उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। राज्य की ओर से पेश जो विद्वान अधिवक्ता हैं, अभी देखिए शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता हो गए, अब राज्य की ओर से जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी कहा गया, उनके द्वारा पक्ष लेने से इनकार कर दिया गया। बताया गया कि जांच दल द्वारा रिश्वत लेने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं पाया गया, लेकिन प्रथम आरोपी द्वारा की गई मांग का बयान दर्ज किया गया। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रथम आरोपी के चैम्बर में मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जल निकायों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था, जिस निर्णय को दूसरे आरोपी ने मंजूरी दी थी। साथ ही इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई कोई एक आरोपी, दो आरोपी। आरोपी क्रमांक 1 के चैम्बर में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। क्या किया गया था, यहां बैठक बुलाई गई थी आरोपी क्रमांक 1 के चैम्बर में, और इसमें निर्णय लिया गया था और दूसरे अभियुक्त ने मंजूरी दी थी। क्या की थी, उन निर्णयों की मंजूरी दी थी। साथियों, इस प्रकार अगर देखा जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा मामला, पूरा विवाद राज्य के स्वामित्व वाले जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। किस पर हुआ है, जो जलाशय हैं, जलाशय जिनसे कि मछली पकड़ी जाती है, इनके दिए जाने को लेकर के हुआ है। यानी पूरा विवाद राज्य के स्वामित्व वाले जलाशयों से मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी जो राज्य के इन पर स्वामित्व किसका है, जलाशयों पर राज्य का, किसका है, राज्य सरकार का स्वामित्व है। जब यह अनुदान दिया गया था उस समय दूसरा आरोपी गुजरात सरकार में मत्स्य पालन मंत्री था। साथियों, एक आरोपी क्रमांक 1 हो गया, एक आरोपी क्रमांक 2 उस समय मंत्री था। शिकायतकर्ता ने विशेष सिविल आवेदन संख्या, जो शिकायत करता है उसने विशेष सिविल आवेदन संख्या 9958/2009 दायर की थी। क्या की थी, 2009 दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अलग अलग जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार देने वाले मछली पकड़ने के अनुदान को रद्द कर दिया था और निविदा प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था। इस याचिका की सुनवाई हुई थी। इसमें रद्द करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि निविदा प्रक्रिया अपनाई जाए। क्या किया जाए, निविदा प्रक्रिया अपनाई जाए। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक निविदा प्रक्रिया शुरू की गई और शिकायतकर्ता ने निविदा प्रक्रिया के अनुसार की गई बोलियों में बहुत बड़ा अंतर भी स्पष्ट रूप से बताया था। इसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की गई और इसमें जो बोली लगी, तो बोली में जो अंतर था वो शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था, जो कि मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से दिए गए अनुदान से कहीं अधिक था। यानी जो अंतर था वो अनुदान से अधिक था। प्रतिवादी शिकायतकर्ता के अनुसार इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक कर्तव्य को अनुचित और बेईमानी से निभाने के लिए धारा 7 के तहत एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था, धारा 7 में जो वर्णित थे कि अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस स्तर पर धारा 20 के तहत कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी
पहले तो देखिए अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखे गए, फिर शिकायतकर्ता के, फिर उसके बाद फिर जो अपील करता है, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इसमें धारा जो 20 है, धारा 20 के तहत कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है धारा 20 के तहत। खासकर जब प्रावधान मुकदमे में पेश किए गए सबूत की बात करता है। जब इसमें जो प्रावधान है, प्रावधान सबूत की बात करते हैं। इसमें जो प्रावधान है, प्रावधान सबूत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबूत की बात करते हैं कि किसी अपराध के आरोपी लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ मांगा हो या मांग की हो या स्वीकार किया हो या प्राप्त किया हो या प्राप्त करने का प्रयास किया हो। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुचित लाभ, ये वाला जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो अधिवक्ता है उनके द्वारा कहा गया है, अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा, कि जो धारा 20 है, धारा 20 के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है धारा 20 के तहत। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक सेवक ने, साथियों जो लोक सेवक है, लोक सेवक ने अनुचित लाभ, लोक सेवक ने अनुचित लाभ, क्या अनुचित लाभ क्या किया हो? सबसे पहली कंडीशन अनुचित लाभ के बारे में, अनुचित लाभ मांगा हो। क्या किया हो? अनुचित लाभ मांगा हो, स्वीकार किया हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ मांगा हो। क्या किया हो? किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ मांगा हो, स्वीकार किया हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ मांगा हो, स्वीकार किया हो या प्राप्त करने का प्रयास किया हो। क्या किया हो? प्राप्त करने का प्रयास किया हो। केवल ऐसे सबूत पेश किए जाने पर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अवैध परितोष की मांग या प्राप्ति धारा 7 में उल्लेखित उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में थी। इस संबंध में सबूत जरूरी है, जिससे क्लियर हो कि इस प्रकार से मांग की जा रही थी, इस प्रकार से अनुचित लाभ मांगा जा रहा था, जो कि धारा 7 में उल्लिखित है। बिना किसी प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के, साथियों उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में थी या बिना किसी प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के। वर्तमान मामले में विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी जो वर्तमान का मामला है, वर्तमान मामले में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यानी इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं है जिससे मांग, स्वीकार या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ या स्वीकार प्राप्त करने के प्रयास किए गए हों, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसमें जो सामग्री है इस केस में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी नहीं मिलती। दूसरे आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने के आरोप का भी संकेत देता हो। यानी कि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिलती है जो दूसरे आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने का संकेत भी देता हो, जो स्पष्ट रूप से यह संकेत देता हो कि मुकदमे में उस पहलू पर कोई सबूत पेश किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ना ही इस प्रकार के कोई तथ्य है या सामग्री है कि इस प्रकार के जो सबूत है उनके पेश किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस संदर्भ में नीरज दत्ता का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में नीरज दत्ता का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज दत्ता के केस में हमने पहले भी आपको बता चुके हैं क्या हुआ था। एक बार फिर से हम शॉर्ट में बता देते हैं नीरज दत्ता केस, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। नीरज
दत्ता का जो केस है कि पैरा 88, किसमें, पैरा 88, पैरा 88 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा लोक सेवक द्वारा अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना अधिनियम की धारा 7 और 13 1D आई और आई के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को साबित करने के लिए अनिवार्य शर्त है। अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले अवैध परितोष की मांग और उसके बाद स्वीकृति के तथ्य के रूप में साबित करना होगा। इसमें कहा गया है कि अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति, अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित, तथ्य के रूप में साबित करना होगा। क्या होगा, साबित करना होगा। यह बहुत जरूरी है। क्या है, साबित करना। अवैध परितोष की जो मांग है और स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना होगा। पहले अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति को, यानी मांग को और स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना होगा। इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित तथ्य अर्थात अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति का प्रमाण प्रत्यक्ष, मौखिक, दस्तावेजी के साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजनक साक्ष्य, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य, उनके आधार पर भी साबित किया जा सकता है। लोक सेवक द्वारा अवैध परितोष की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान रखना होगा? साथियों, हम 88 ही बता रहे हैं, 88 का, जिसमें यदि इसमें बताया गया है कि यदि रिश्वत देने वाले द्वारा लोक सेवक की ओर से कोई मांग किए बिना भुगतान करने की पेशकश की जाती है और लोक सेवक केवल प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, बी लोक सेवक है। क्या है? बी लोक सेवक है। ए ने प्रस्ताव रखा बी के सामने और बी के द्वारा अवैध परितोषण का वह प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया और अवैध परितोषण प्राप्त कर लिया गया। लोक सेवक के द्वारा स्वीकार करना और प्राप्त करना, अगर प्राप्त कर लिया गया है तो धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है। क्या है? धारा 7 के अंतर्गत स्वीकृति का मामला है। पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत किसका मामला है? स्वीकृति का मामला है। किसका मामला है? स्वीकृति का मामला है। ऐसे मामले में लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में लोक सेवक के द्वारा पूर्व मांग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है यदि लोक सेवक कोई मांग करता है। अब मान लीजिए बी लोक सेवक है, इसके द्वारा मांग की जाती है अवैध परितोषण की। क्या मांग की जाती है? अनुचित लाभ की मांग की जाती है और रिश्वत देने वाला स्वीकार कर लेता है। यानी जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति है, रिश्वत देने वाला स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। साथियों, अनुचित लाभ, यहां बी लोक सेवक है, बी लोक सेवक के द्वारा मांग की जाती अनुचित लाभ की, और जिससे मांग की जाती है उसके द्वारा उस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है और मांगी गई राशि दे देता है। क्या करता है? जो मांगी गई राशि है वह दे देता है। किसको दे देता है? लोक सेवक को दे देता है। तो यह प्राप्ति का मामला है। तो ये क्या माना जाएगा? प्राप्ति का मामला माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राप्ति का मामला माना जाएगा। प्राप्ति के मामले में अवैध परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक की ओर से होती है। यानी कि पूर्व मांग किसकी ओर से होती है? लोक सेवक की ओर से होती है।
साथियों, इस प्रकार जो हमने दोनों चीजें बताई हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों मामले में रिश्वत देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा मुद्दे में तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए, यानी कि तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। और दूसरे शब्दों में, बिना किसी अतिरिक्त चीज के अवैध परितोषण की मात्रा, स्वीकृति या प्राप्ति इस अधिनियम की धारा 7 या धारा 13 1D आई और सेकंड के तहत 13 1D फर्स्ट और सेकंड के तहत अपराध नहीं बनाती। इसलिए अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को साबित करने के लिए रिश्वत देने वाले की ओर से एक प्रस्ताव होना चाहिए जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो इसे अपराध बनाता है। इसी प्रकार लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग जब रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और बदले में भुगतान किया जाता है जिसे लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह अधिनियम की धारा 13 1D फर्स्ट और सेकंड के तहत प्राप्ति का अपराध होगा। अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की धारणा न्यायालय द्वारा अनुमान के माध्यम से तभी लगाई जा सकती है जब मूलभूत तथ्य प्रासंगिक, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए गए हों। मतलब मौखिक या लिखित रूप से या ऐसे प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सिद्ध किए गए हों, न कि उनके अभाव में। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के द्वारा सिद्ध किए गए हो, न कि उनका अभाव हो। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय के पास तथ्य की धारणा बनाने का विवेकाधिकार है जब वह इस बात पर विचार कर रहा हो कि मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया या नहीं। बेशक तथ्य की धारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन है और खंडन के अभाव में धारणा कायम रहती है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो धारणा है वह खंडनीय है अगर आरोपी पक्ष के द्वारा उसका खंडन कर दिया जाता है। अगर खंडन नहीं कर दिया जाएगा तो फिर वह धारणा कायम रहेगी। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट जाता है, शिकायतकर्ता अपने बयान से क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्या हो जाता है, अपने बयान से पलट जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, पलट जाता है, मृत्यु हो जाती है, या वह सुनवाई के दौरान अपनी गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, गवाही के लिए उपलब्ध नहीं, यानी विदेश में है, नहीं होता है, तो अवैध रिश्वत की मांग को किसी अन्य गवाह की गवाही देकर साबित किया जा सकता है जो इस चीज इनकी अनुपस्थिति में अवैध रिश्वत की मांग, जो अवैध रिश्वत की मांग है, किसी अन्य गवाह की गवाही देकर साबित किया जा सकता है। किसी अन्य गवाह की गवाही से क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अन्य गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से मामले को साबित कर सकता है, साथ ही साथ परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य उनके आधार पर माध्यम से भी साबित कर सकता है। मुकदमा समाप्त नहीं होता है, न इसके परिणाम स्वरूप आरोपी लोक सेवक बरी करने का आदेश मिलता है। अगर बयान बदल गया, मृत्यु हो जाती है, गवाह के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं होगा कि लोक सेवक बरी कर दिया जाएगा लोक सेवक को। जहां तक अधिनियम की धारा 7 का सवाल है, मुद्दे में तथ्यों के सबूत पर धारा 20 न्यायालय को यह अनुमान लगाने का अधिकार देती है कि अवैध परितोषण उक्त धारा में उल्लिखित किसी उद्देश्य या पुरस्कार के लिए था। जो धारा 20 है वह यह अनुमान लगाने का अधिकार देती है न्यायालय को कि अवैध परितोषण उक्त धारा में उल्लिखित किसी उद्देश्य या पुरस्कार के लिए था। उक्त अनुमान को न्यायालय द्वारा कानूनी अनुमान या कानून के अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। बेशक
उक्त अनुमान खंडन के अधीन भी हो, धारा 20 अधिनियम की धारा 13 1D 1 एंड सेकेंड पर लागू नहीं होती है। हम स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के तहत माननीय न्यायालय ने कहा है कि 20 के तहत कानून में अनुमान जो अभी हमने ऊपर पैरा बताए हैं उल्लिखित तथ्यों के अनुमान से अलग है, क्योंकि पूर्व एक अनिवार्य अनुमान है, जबकि बाद वाला विवेकाधीन प्रकृति का है। यानी पूर्व का जो है एक प्रकार से अनिवार्य अनुमान है और बाद वाला क्या है, विवेकाधीन प्रकृति का है। कैसा है, विवेकाधीन प्रकृति का है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध प्रतिपोषण की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की धारणा न्यायालय द्वारा अनुमान के माध्यम से तभी लगाई जा सकती है जब मूलभूत तथ्य मौजूद हों, उपलब्ध हों, तभी लगाई जा सकती है। साथियों, इस प्रकार संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति का सबूत आपराधिक कार्रवाई में एक मुद्दा है। साथियों, इसके बाद जो पीठ है उसने माना कि संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी लोक सेवक, यानी जो लोक सेवक है, किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रिश्वत की मांग, यानी अवैध रिश्वत की मांग या प्रस्ताव और स्वीकृति का सबूत आपराधिक कार्रवाई में एक मुद्दा है। आपराधिक कार्रवाई में क्या है, एक मुद्दा है, आपराधिक कार्रवाई में एक मुद्दा है और अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। क्या है, एक अनिवार्य शर्त है धारा 7 और 13 के तहत। जब तक न्यायालय को संतुष्टि के लिए सबूत पेश नहीं किया जाता, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक न्यायालय को संतुष्टि के लिए सबूत पेश नहीं किया जाता है, कि अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति है, मतलब संतुष्टि के लिए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक न्यायालय को, यानी जब तक न्यायालय को संतुष्टि के लिए सबूत पेश नहीं किया जाता, किस चीज के लिए, कि अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति, है, तब तक यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान केवल अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति के आरोप पर नहीं लगाया जा सकता। क्या नहीं लगाया जा सकता, स्वीकृति के आरोप पर नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि अपीलकर्ता ने सही ढंग से बताया है। साथियों, केवल आरोप पर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सबूत पेश न किए गए हों। वर्तमान मामले में अनुमान का सवाल नहीं उठता है। जो वर्तमान मामला है, इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि अनुमान का सवाल नहीं उठता है। वर्तमान मामले में अनुमान का सवाल नहीं उठता, जहां विशेष अदालत ने केवल शिकायतकर्ता की जांच की थी और उनके बयान दर्ज करने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत 3 गवाहों जांच दल के अधिकारियों को बुलाया था।
यह आरोप पूर्व साक्ष्य है जिसके आधार पर आरोपी संख्या 2 से 7 तक को समन जारी किया गया है। हालांकि प्रथम दृष्टया निष्कर्ष भी आरोपों के आधार पर होना चाहिए जिसमें निश्चित तत्व शामिल हो जिसके लिए परीक्षण में सबूत पेश किए जा सके, जिससे अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान को बढ़ावा मिलता है जो अनुमान खंडनीय भी हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने कहा कि वर्तमान जो मामला है, वर्तमान मामले में अनुमान का सवाल नहीं उठता है। जो वर्तमान मामला है जलाशयों से संबंधित, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान जो मामला है, जो वर्तमान का मामला है, इसमें अनुमान का सवाल नहीं उठता। अनुमान किसका? अनुमान का सवाल नहीं उठता। क्या नहीं होता? अनुमान का सवाल नहीं उठता, जहां विशेष अदालत ने केवल शिकायत करता है कि क्या की हो, जांच की हो। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत हम उच्च न्यायालय के निर्णय पर आते हैं। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आते हैं जो उच्च न्यायालय का जो निर्णय है। उच्च न्यायालय के निर्णय पर आते हैं जिसने विशेष रूप से उसी अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष आपराधिक आवेदन में पहले के निर्णय पर गौर किया। किस पर किया? पहले के निर्णय पर गौर किया। पहले के निर्णय के पैराग्राफ 68 से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है जिसे वर्तमान में आरोपित निर्णय में उद्धृत किया गया। यानी जो इसमें पहले निर्णय हुआ था उसका जो 68 पैराग्राफ है उसको इस वाले निर्णय में भी समाहित कर दिया गया है। इस वाले में भी समाहित कर दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस चरण में डिस्चार्ज आवेदन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए यह देखा कि विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज किया जा रहा है जिस चरण में भी अभियुक्त गवाहों से जिरह करने का हकदार होगा और साक्ष्य की ऐसी रिकॉर्डिंग के समापन पर यदि रिट आवेदक ऐसा चाहता है या उसकी राय है कि कोई मामला नहीं बनता है तो वह सीआरपीसी की धारा 245 के प्रावधानों के तहत डिस्चार्ज के लिए एक उचित आवेदन कर सकता है। साथियों, ये इस प्रकार से आदेश दिया था किसके द्वारा? एकल पीठ के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, जहां पर विशेष न्यायालय आरोप लगाने के पहले ही कथन दर्ज कर रहे थे। वहां पर कहा गया था कि 245 के तहत डिस्चार्ज के लिए उचित आवेदन कर सकता है। इससे स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को एक बार फिर डिस्चार्ज की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई। इससे जो अभियुक्त है उसको फिर से डिस्चार्ज की मांग करने की एक बार और स्वतंत्रता दी गई यदि दर्ज किए गए साक्ष्यों से कोई सामग्री नहीं मिली है। इसलिए हमें नहीं लगता कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय इस स्तर पर यह कि याचिकाओं को खारिज किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पहले समय पर उच्च न्यायालय ने पाया था कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। सही है, पहले जो उच्च न्यायालय ने पहले बार पाया था। साथियों, इसमें पहले स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पाया था, पहले समय पर उच्च न्यायालय ने पाया था कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। पहले समय में पाया था। क्या पाया था? पहले समय में पाया था कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। क्या नहीं बनता? प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। इससे पहले बिना किसी निविदा प्रक्रिया के अनुदान दिए जाने के तथ्य के साथ आरोप भी थे जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। यानी उस निर्णय में यह भी था कि जो बिना निविदा के जो अनुदान दिए गए थे उनको भी हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। कोई सार्थक जांच नहीं की गई। इस स्तर पर जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई और जिन अधिकारियों ने जांच की उनकी भी जांच की गई। जिन अधिकारियों ने जांच की गई उनकी भी जांच की गई। यानी जांच हुई, जिन अधिकारियों ने की उनकी भी जांच हुई। यानी जांच करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच हुई। जांच में एकत्र की गए साक्ष्य की जांच के लिए एक नया कारण पैदा करता है ताकि अदालत को एकत्रित सामग्री से उत्पन्न गंभीर संदेह के बारे में संतुष्ट किया जा सके, प्रथम दृष्टया मामले का निष्कर्ष निकाला जा सके।
साथियों, जैसा कि शिकायतकर्ता के जो विद्वान अधिवक्ता हैं शिकायतकर्ता के, उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी करने के बाद मामले पर इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर गुण दोष के आधार पर विचार करना शुरू कर दिया, जिसमें पूर्ण परीक्षण से पहले आरोप मुक्त करने की गुंजाइश को दर्शाया गया है। यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमति जताते हुए परीक्षण को आगे बढ़ाने के लिए सहमति जताई और इसलिए हम इस मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर विचार करना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुण दोष पर विचार करना होगा, गुण दोष पर विचार करना होगा। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय से, जो उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य बनाम ए सुरेश राजन, राज्य बनाम राजस्थान बनाम अशोक कुमार कश्यप, राज्य बनाम कर्नाटक बनाम एम.आर. हिरमेत और राज्य बनाम टी.एन. बनाम सौंदरासु में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेने के बाद अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए विशेष न्यायालय के आदेश की पुष्टि की थी। जैसा कि विशेष न्यायालय ने पाया कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय प्रारंभिक चरण में न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करना होगा। यदि प्रस्तुत सामग्रियों से यह प्रबल संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है तो डिस्चार्ज के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अगर कोई प्रथम दृष्टया अपराध किया है तो डिस्चार्ज के लिए कोई क्या नहीं माना जाएगा, आधार नहीं होगा। तुरंत हमें यह ध्यान रखना होगा कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान है नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया संतुष्टि है, जो प्रारंभिक चरण में न्यायालय के पास उपलब्ध सामग्री पर आधारित है, ताकि अभियुक्त को उचित रूप से डिस्चार्ज न किया जा सके। यानी कि प्रथम दृष्टया, अगर प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री उपलब्ध है, प्रथम दृष्टया अगर अपराध बन रहा है, ऐसी सामग्री मौजूद है, तो उस स्थिति में फिर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उपरोक्त प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम ऐसी कोई भी सामग्री नहीं खोज पाए हैं जिसे विशेष न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपने आदेश में निर्दिष्ट किया हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई विशेष न्यायाधीश ने बताया कि प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, ठीक है, हम इस बात से स्पष्ट है कि अगर प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है तो फिर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, ऐसे कोई तथ्य नहीं है, ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया अपराध बने। विशेष रूप से यहां अपीलकर्ता के खिलाफ मछली पकड़ने के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से रिश्वत की मांग करने के आरोप के संबंध में, विशेष करके रिश्वत की मांग करने के संबंध में कोई भी सबूत नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी विवादित आदेश में केवल विशेष न्यायाधीश के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को ही उद्धृत किया ताकि इसकी पुष्टि हो सके। इस संदर्भ में हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आरोप शुरू में केवल पहले आरोपी के खिलाफ था, जो गुजरात सरकार में राज्य मंत्री था। आरोप था कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन की शुरुआत में देरी की थी, जिसे हम वैध नहीं पाते हैं। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो शुरुआत में देखा जाए, आरोप शुरू में पहले केवल जो आरोप हैं, आरोप प्रारंभ में किसके अगेंस्ट थे? आरोप प्रारंभ में जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनके खिलाफ थे। आरोप था कि इसमें आरोप क्या था मंत्री के खिलाफ, राज्य मंत्री के खिलाफ, कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन की शुरुआत में देरी की थी, जिसे हम वैध नहीं पाते, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध नहीं पाते, खासकर इसलिए क्योंकि शिकायतकर्ता ने मछली पकड़ने के अधिकार के लिए किए गए अनिवार्य अनुदान के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद राज्य मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से भी संपर्क किया था। खास करके तब जब पहले तो शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया, याचिका दायर की, उसके बाद फिर सरकार से संपर्क किया था राज्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए।
राज्य ने एक बार आवेदन को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की। उसमें पारित आदेश के अनुपालन में राज्य मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। साथियों, सरकार ने पहली बार क्या किया? अनुमति नहीं दी मुकदमा चलाने की, यानी अभियोजन स्वीकृति की अनुमति नहीं दी। उसके बाद जो शिकायत करता है, शिकायत करता हाईकोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगाता है, याचिका लगाता है। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश किया, फिर जाकर के सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती कि राज्य मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाया जाए, यानी मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है। शिकायतकर्ता ने कभी भी मंत्री अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था, ना ही विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूर्व साक्ष्य चरण में दर्ज बयान में ऐसा कोई आरोप लगाया था। आरोप केवल यह था कि राज्य मंत्री ने 2004 की सरकारी नीति का पालन किए बिना बहुत कम कीमत पर अधिकार दिए थे, जिससे राज्य के खजाने को करोड़ों रुपए का क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। क्या हुआ था? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। अब साथियों, जो विशेष न्यायाधीश हैं, विशेष न्यायाधीश ने दर्ज किए गए बयानों को देखने से इनकार कर दिया और प्रथम दृष्टया मामला बनने के निष्कर्ष पर पहुंच गए। साथियों, जो बयान दर्ज किए गए हैं उनको देखा नहीं, बयानों को देखने से इनकार कर दिया। जो बयानों को विशेष न्यायाधीश ने दर्ज किए गए बयानों को देखने से इनकार कर दिया और प्रथम दृष्टया मामला बनाने के निष्कर्ष पर पहुंच गए। विशेष न्यायाधीश ने बयानों और जांच रिपोर्ट के माध्यम से अपने सामने रखे गए साक्ष्य पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। जो विशेष न्यायाधीश हैं, इन्होंने अपने सामने रखे गए साक्ष्य पर चर्चा करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। चर्चा करने से इनकार कर दिया और पाया कि डिस्चार्ज के आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदकों के अपराध के बारे में रिकॉर्ड पर सामग्री का कोई विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी लिख दिया कि विस्तृत मूल्यांकन करने की, जो डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन प्रस्तुत की गई थी उस पर विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दायर की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट का हवाला दिया और राय दी कि अनुदान 2004 की नीति का पालन किए बिना, कोई निविदा बुलाए बिना एक उलट कीमत पर दिए गए थे। एक क्या किया गया था? अनुदान पर दिया गया था। अंततः उन्हें गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रद्द कर दिया गया था, जिसे हमें उचित रूप से देखना है कि यह अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत कोई आरोप नहीं है। साथियों, इस प्रकार विशेष न्यायाधीश ने फिर शिकायत पर गौर किया, जिसमें आरोपी नंबर 1 को ही टेंडर बुलाए बिना जलाशयों के अवैध अनुदान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अनुदान की अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले अवैध रिश्वत की मांग करने के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य मंत्री द्वारा धारित सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग हुआ। ये क्या हुआ? जो कार्यालय था उसका भी दुरुपयोग किया गया। बिना किसी बात के और केवल दर्ज किए गए बयानों के आधार पर जांच रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है और किसी भी पक्ष ने महत्वपूर्ण बिंदु पर शिकायतकर्ता से जिरह करना उचित नहीं समझा। यह भी पाया गया कि अदालत ने शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर विचार करते हुए जांच दल का गठन करने वाले 3 अधिकारियों के खिलाफ 311 के तहत समन जारी किए थे। साथियों, ये विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार से किया था और हमने मामले के जो तथ्य वो भी हमने आपको बता दिए, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की नीति को देखा। अब देखिए, गुण दोष पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। अब उसके बाद जो 2004 की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसको देखा गया। क्या किया गया? जो पॉलिसी है 2004 की, उसको देखा गया, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया। जो विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिए थे, रिपोर्ट में बताया गया है कि मत्स्य विभाग द्वारा तैयार की गई उक्त नीति को मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। जो नीति है, मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। क्या किया गया? अनुमोदित किया गया है।
अनुमोदित किया गया है। नीति में आदिवासी क्षेत्रों में जलाशयों के लाभकारी आवंटन की बात कही गई है। इस नीति में बताया गया है कि जो आदिवासी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जलाशयों का बंटवारा किया जाएगा जिससे उस क्षेत्र के आदिवासियों को लाभ हो। 20 हेक्टेयर तक व्यापक विज्ञापन देने के बाद इसमें कहा गया है कि 20 हेक्टेयर जो नीति बनी है, पॉलिसी है, 20 हेक्टेयर तक व्यापक विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार देने के बाद ही स्थानीय आदिवासी व्यक्तियों को एक तरफा कीमत पर किया जाएगा। फिर उसके बाद 21 से 200 हेक्टेयर 21 से 200 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र वाले स्थानीय आदिवासी समितियों को, जो ये आदिवासी समितियां हैं, उन आदिवासी समितियों को और इसके अभाव में व्यक्तियों को, असमितियां नहीं है तो फिर व्यक्तियों को, आदिवासी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? पट्टा दिया जाएगा। और 200 से 10,000 हेक्टेयर 200 से 10,000 हेक्टेयर के बीच वाला क्षेत्र जलाशयों पर भी लागू होता है। कहां लागू होता है? जलाशय पर भी लागू होता है। लेकिन वैकल्पिक उपाय केवल इच्छुक स्थानीय समाज की अनुपस्थिति के मामले में उपयोजना के तहत समितियों को अनुदान का हकदार बनाता है। वैकल्पिक यानी जो लोकल समाज है उसकी अनुपस्थिति में बनाता है। आदिवासी क्षेत्र के भीतर 1,000 हेक्टेयर से अधिक जलाशय 1,000 हेक्टेयर से अधिक जलाशय को भी एक तरफा कीमत पर आवंटित किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया केवल आदिवासी क्षेत्रों के बाहर के जलाशयों में ही अनिवार्य है। यानी जो निविदा प्रक्रिया है कहां पर अनिवार्य है? जो आदिवासी क्षेत्र से बाहर है, आदिवासी क्षेत्र से बाहर जो जलाशय हैं उनके लिए निविदा प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसमें आदिवासियों समाज के लिए आरक्षण और छूट का प्रावधान है। विभिन्न जलाशयों के स्थानीय क्षेत्र के बारे में कोई जांच नहीं मिली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विभिन्न जलाशय हैं उनके बारे में कोई भी समग्रीय जांच नहीं मिली, जिसके लिए अनुदान दिया जाता है। जो भी हो, भले ही अनुदान सभी गैर आदिवासी क्षेत्रों में दिया गया हो, फिर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों के तथ्य अनुपस्थित हैं। एकमात्र आरोप अधिकार के दुरुपयोग, एकमात्र आरोप अधिकार के दुरुपयोग, अधिकार का जो दुरुपयोग है, अधिकार के एकमात्र आरोप अधिकार के दुरुपयोग के संबंध में जो भ्रष्टाचार निवारण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो अधिकारों का दुरुपयोग है ये भ्रष्टाचार के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्गत नहीं आता है। और रिश्वत की मांग या प्राप्त करने या स्वीकार करने या किसी अवैध प्रतिशोषण से संबंधित कोई भी तत्व सामने नहीं आया है। और रिश्वत की मांग करने, प्राप्त करने, इससे संबंधित कोई भी तत्व सामने नहीं आया है। आरोप केवल इतना था कि राज्य की नीति के लिए एक निविदा प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक था, लेकिन मंत्री ने मछली पकड़ने के अधिकार को एक तरफा कीमत पर मंजूरी दे दी थी, जिसे अधिकार का दुरुपयोग माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? अधिकार का दुरुपयोग माना जा सकता है, खासकर तब जब नीति दस्तावेज और तैयार किए गए व्यापक नियमों के अनुसार नीति से केवल मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के आदेश पर ही विचलन किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट में अपीलकर्ता के खिलाफ रिश्वत की मांग और स्वीकृति के किसी भी आरोप के बिना केवल अधिकार के दुरुपयोग के आरोप की बात की गई है। यानी कि मांग और स्वीकृति नहीं है, मांग और स्वीकृति नहीं है। किस चीज की? रिश्वत की। केवल पद के दुरुपयोग की बात कही गई है। अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान यह है कि यदि रिश्वत की मांग और स्वीकृति है तो यह अनुमान है किसी लोक सेवक द्वारा बेईमानी से कुछ गतिविधि को अंजाम देना। साथियों, अगर
लोक सेवक द्वारा बेईमानी से कुछ गद्दीमी, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान यह है कि यदि रिश्वत की मांग और स्वीकृति है, रिश्वत की मांग और स्वीकृति, रिश्वत की मांग और स्वीकृति है, अगर बेईमानी से कुछ गतिविधि को अंजाम देना है, दिया गया है तब, जिसके लिए सबसे पहले मांग और स्वीकृति की धारणा बनती, सबसे पहले मांग और स्वीकृति की धारणा बनती, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार का वैध आरोप बनता है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट से प्राप्त बयानों की, साथियों इसमें स्पष्ट कहा है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमें जांच रिपोर्ट से प्राप्त बयानों की और भी ले गए, यानी कि जो शिकायत करता है उनके अधिवक्ता जो बयान है उनकी तरफ भी ले गए, जो केवल राज्य मंत्री प्रथम आरोपी द्वारा की गई ऐसी मांगों के संबंध में है, ना कि दूसरे आरोपियों के खिलाफ। शिकायतकर्ता के जो वकील हैं उस तरफ भी ले गए, लेकिन जो चीज लेकर के गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो केवल किन के लिए था, राज्य मंत्री के लिए था, ना कि अन्य शेष आरोपियों के लिए था। किसके लिए नहीं था? शेष अन्य आरोपियों के लिए था। साथियों जो शिकायत करता है, इनके जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने बयानों की ओर तर्क दिया, तो बयानों पर भी देखा जाए तो शिकायत तो हुई है राज्य मंत्री के अगेंस्ट, राज्य मंत्री के अगेंस्ट हुई है, और प्रथम आरोपी द्वारा की गई ऐसी मांगों के संबंध में है, मतलब जो केवल राज्य मंत्री और प्रथम आरोपी द्वारा की गई ऐसी मांगों के संबंध में, प्रथम आरोपी है उसके द्वारा, प्रथम आरोपी द्वारा जो मांगे की गई हैं उनके द्वारा है, ना कि दूसरे आरोपियों के खिलाफ। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करते हैं कि जांच रिपोर्ट, शिकायतकर्ता या पुलिस अधिकारियों से दर्ज किए गए आरोप, पूर्व बयानों, यहां तक कि जांच दल द्वारा पूछताछ किए गए व्यक्तियों के बयानों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तत्वों को आकर्षित करने के लिए रिपोर्ट में उपलब्ध एक कण भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सामग्री उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीलकर्ता के आरोप मुक्ति आवेदन को विशेष न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जो कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विशेष न्यायालय है, विशेष न्यायालय को ऐसे में जहां सबूत ही नहीं है किसी प्रकार से मांग और स्वीकृति का, ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता का आरोप मुक्ति यानी डिस्चार्ज का जो आवेदन है, आरोप मुक्ति आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए था। क्या किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए था, खासकर जब दूसरे आरोपी अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति का आरोपी नहीं है। क्यों? क्योंकि मांग और स्वीकृति किस चीज का? रिश्वत की मांग और स्वीकृति का आरोप ही नहीं है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम अभियुक्त के संबंध में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां जहां तक आरोप लगाए गए हैं, केवल इस बात पर जोर देने के लिए है कि यहां अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप भी उपलब्ध नहीं है। हमने केवल बयानों की सत्यता को देखे बिना ही उनके बारे में बातें की, और ऐसे आरोपों का हमारा संदर्भ प्रथम अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि इस पर कार्रवाई की जाती है, हम अपील स्वीकार करते निर्देश देते हैं कि दूसरे आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई समाप्त कर दी जाए। इस प्रकार अपील स्वीकार की जाती है। क्या की जाती है? अपील स्वीकार हुई, और जो अपील करता है, अपील स्वीकार हुई, और अपील कर्ता को क्या किया गया? डिस्चार्ज किया गया। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत होना चाहिए, मांग और स्वीकृति का स्पष्ट सबूत होना चाहिए, जैसा कि नीरज दत्ता केस में कहा गया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।